Hello students, I hope you all are fine at your home. Today we will do our detailed summary of chapter Indigo from our Flamingo book. ये जो चैप्टर है ये लुई फिशर ने लिखा है और उन्होंने एक बुक लिखी थी महात्मा गांधी जी के नाम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। इस बुक को वन ऑफ द बेस्ट बुक माना जाता है जो कि अभी तक महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखी गई थी। लुई फिशर एक बार महात्मा गांधी जी से 1942 में सेवाग्राम आश्रम जो कि गुजरात सेंट्रल इंडिया में है वहां पर मिले थे। बातचीत के दौरान गांधी जी ने उनसे अपने जितने भी एक्सपीरियंस थे वो शेयर किए और उनको बताया कि किस तरीके से उनके मन में एक इच्छा जगी कि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालें और किस तरीके से वहाँ के जो भारतीय किसान थे, पीजेंट्स थे, जिन्हें शेयर क्रॉपर कहा जाता था, उस पॉलिसी से, उस रिवाज से उसको उन लोगों को कैसे बाहर निकाले। आइए अब चैप्टर के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी जी लुई फिशर को बताते हैं कि वो 1917 में लखनऊ में एक एनुअल कन्वेंशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहां पर गए हुए थे और उस जगह पर कोई 2301 के करीब डेलीगेट्स और विजिटर्स आए हुए थे। उस दौरान वहां पर एक पीजेंट आता है उनसे मिलने जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था। राजकुमार शुक्ला उनसे मिलता है और कहता है कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चंपारण से आया हूँ और आपको मेरे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट चलना पड़ेगा। तो उस जगह पर कौन मिले? राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं। उसके बाद गांधी जी ने उनको बोला कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स भी की हुई हैं और मुझे साउथ साइड भी जाना है, लेकिन वो हर जगह गांधी जी के पीछे जाते रहे। अब राजकुमार शुक्ला जो थे वो चंपारण बिहार में है, ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में एक शेयर क्रॉपर थे। शेयर क्रॉपर क्या? शेयर क्रॉपिंग एक रिवाज था जिसमें कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स को कहते थे, किसानों को कहते थे कि वो अपनी जमीन पर 15% एरिया में इंडिगो जो है वो पैदावार करेंगे और एज अ रेंट और एज अ टैक्स उन्हें वो 15% जो क्रॉप है वो उनको देनी पड़ेगी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। अब एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन ही था, इसलिए राजकुमार शुक्ला को किसी ने बोला अगर अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो गांधी जी से मिलो। इसलिए राजकुमार शुक्ला जी लखनऊ पहुंच गए थे। अब गांधी जी जहां भी जाते राजकुमार शुक्ला उन्हें फॉलो करता। आखिरकार उसने भीख मांगते हुए ही बेग्ड एंड ही सेड गिव मी अ डेट, फिक्स अ डेट, कि एक डेट तो फिक्स करो जब आप मेरे साथ चलोगे। गांधी जी ने जब उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन देखी तो उन्होंने उनको बताया कि इस डेट को मुझे साउथ साइड जाना है, वहां पर मुझे मिलना और फिर हम वहां से चलेंगे। अब ही वॉज अ रेजोल्यूट राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला वहां पर पहुंच गया और ऐसे चौकड़ी मार के गांधी जी का वेट करने लगा। गांधी जी का जब सारा काम वहां पर खत्म हो गया उसके बाद गांधी जी बाहर आते हैं और वो दोनों ट्रेन में बोर्ड करते हैं और उसके बाद चल पड़ते हैं। जैसे ही वो पटना पहुंचते हैं, पटना उतरते ही वो डायरेक्ट पहुंचते हैं कहाँ पर? राजेंद्र प्रसाद के घर। राजेंद्र प्रसाद जी जो फ्री इंडिया के पहले प्रेसिडेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो तो आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। उनके जो सर्वेंट्स थे वो राजकुमार शुक्ला को जानते थे और वो जो थे वो ये भी जानते थे कि राजकुमार शुक्ला शेयर क्रॉपर है और ले देकर बार बार उनके मालिक को डिस्टर्ब करने आ जाता है कि शेयर क्रॉपिंग से हमें इस केस में हमें ऐसे बचाओ, इस केस में हमें ऐसे बचाओ। तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और गांधी जी को और राजकुमार शुक्ला को वहीं पर ग्राउंड पर वेट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब वो वहाँ पर बैठे थे, उस दौरान गांधी जी को प्यास लगती है, बट गांधी जी को अलाउ किया नहीं जाता कि वो उस वेल में से, उस कुएं में से पानी ले लें। क्यों? क्योंकि उनके सर्वेंट्स का ये मानना था कि कुछ बूंदें जब पानी में गिरेंगी तो पूरे वाटर रिसोर्स को पॉल्यूट कर देंगी। ये वो इंसिडेंट था जहाँ से महात्मा गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के लिए लड़ाई शुरू की।
थी। अब गांधी जी ये सोच रहे कि उनको कैसे पता कि मैं अनटचेबल हूँ और मुझे पानी नहीं लेने दिया। खैर, उसके बाद गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं। मुजफ्फरपुर जाते जाते वो एक टेलीग्राम भेजते हैं जे.बी. कृपलानी को। जे.बी. कृपलानी आर्ट्स कॉलेज में के प्रोफेसर थे, जो कि गांधी जी को टैगोर शांति निकेतन टैगोर स्कूल में एक बार मिले थे। वो टेलीग्राम भेजते हैं और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ पर जो प्रोफेसर थे वो अपने बच्चों के साथ उनका वेलकम करने आए हुए थे। अब वहाँ पहुँचने के बाद महात्मा गांधी जी मलकानी जी के घर पर रुकते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट टीचर थे। वहाँ पर जाने के बाद गांधी जी कहते हैं कि इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग क्योंकि उस वक्त जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो होम रूल के जितने भी लोग थे उनकी मदद करने से घबराते थे, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल और गवर्नमेंट पर्सन। इसके बाद वहाँ पर रुकते हैं गांधी जी ब्रिटिश। अब वहाँ जाने के बाद गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलते हैं, जो कि उनको कहते हैं कि तुम तिरहुत छोड़कर चले जाओ। अब जैसे ही वो जाने लगते हैं तो उनको एक मैसेंजर मिलता है जिसके पास एक सम्मन होता है, एक नोटिस होता है। गांधी जी उसको लेते हैं और पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है कि यू आर ऑर्डर टू लीव तिरहुत राइट नाउ। अब गांधी जी हाथी की पीठ पर बैठकर जा रहे थे और में वो वापस चले जाते हैं और वहाँ पर जो मैसेंजर था उसको रिसिप्ट पकड़ाते हैं कि उन्होंने ये ले लिया है, और उस पर वो लिख कर देते हैं कि आई विल नॉट ओबे दिस, और ये सिविल डिसोबीडियंस था। वहाँ पहुँचने के बाद जब ये रिसिप्ट उनको दी जाती है तो उनको एक रिटन कम्युनिकेशन मिलता है जिसमें लिखा, जो कि एक सम्मन होता है। सम्मन क्या? सम्मन एक लीगल नोटिस होता है जिसमें लिखा जाता है कि आपको कोर्ट में पेश होना है। अब इंडियंस जो थे उस वक्त वहाँ पर जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल के डर के कारण अपने लोगों को सिंपैथी नहीं दिखा पाते थे। अब जैसे ही गांधी जी कोर्ट पहुँचते हैं, कोर्ट पहुँचने पर दुनिया भर के, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट के आसपास, मुजफ्फरपुर के आसपास जितने भी लोग थे वो सब वहाँ पर, कोई नंगे पाँव, कोई किसी कन्वेंस को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं, ये जानकर कि कोई एक महात्मा नाम का इंसान है और उनके लिए वो लड़ाई लड़ने आया है। पूरा का पूरा जो एरिया था वो लोगों से भरा हो जाता है और वहाँ पर जितने भी ब्रिटिश जो पुलिस पर्सन थे उन लोगों से वहाँ का एरिया संभालना मुश्किल हो जाता है। गांधी जी उनकी मदद करते हैं क्राउड को रेगुलेट करने में। गांधी जी की मदद से, अब गांधी जी इतने काइंड और जेंटल थे कि उनकी बात किसी ने नहीं टाली और जो लोग थे वो वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करके बैठे हुए थे। इतने में गांधी जी, जब ये कोर्ट केस चल रहा होता है तो जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो उनसे कुछ दिन का, जज से कुछ दिन का नोटिस, टाइम पीरियड मांगते हैं कि उन्हें अपने सीनियर से बात करनी है। लेकिन गांधी जी इस बात का प्रोटेस्ट करते हैं कि ये डिले क्यों हो रहा है। उसके बाद इस दौरान जो जज थे वो गांधी जी को अलग से आकर कहते हैं कि आप बेल के लिए अप्लाई कर दो, लेकिन गांधी जी बेल के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। एट लास्ट एक वर्डिक्ट दिया जाता है कि ये केस पोस्टपोन किया जाता है और बाद में इस पर सुनवाई होगी। इस दौरान गांधी जी सारे के सारे लॉयर्स को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें पीजेंट के जितने भी केसेस थे उनके लिए ब्रीफ करने को बोलते हैं। जब सारे के सारे लॉयर्स गांधी जी को बताते हैं कि ये केस है, ये उनका फीस स्ट्रक्चर है, गांधी जी उनको बहुत गुस्सा करते हैं। Chided means scold, or you can call it chided also. Chided means to scold. लॉयर्स को डांटते हैं कि कोर्ट केस बनाना इन लोगों के लिए इट इज़ यूजलेस। क्यों? क्योंकि इन ऐसे कोर्ट केसेस से इन पीजेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनको पैसों का या उनको इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि दे आर अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा फियर स्ट्रिकन है। तो इन केसेस को कोर्ट में ले जाने का इट इज़ टोटली यूजलेस।
और फिर वो कहते हैं कि इनकी जीत सिर्फ उसी में है जिस दिन वो इस डर से मुक्त हो जाएंगे। फिर लैंड जो अब शेयर क्रॉपिंग है, शेयर क्रॉपिंग आई टोल्ड यू कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे वो क्या कहते थे कि हमें 15% एरिया में इंडिगो उगा कर दो। इंडिगो क्या है? एक कमर्शियल क्रॉप है। अब कहीं से पता चलता है ब्रिटिश ऑफिशियल्स को कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बनाना शुरू कर दिया है। सिंथेटिक इंडिगो जैसे ही ये खबर होती है वो आग की तरह फैल जाती है और जो शेयर क्रॉपर्स थे वो इस चीज को इंडिगो उगाने के लिए मना कर देते हैं। इसके बदले में लैंडलॉर्ड्स जो हैं, अब वो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे बिकॉज दे वर गेटिंग मनी फ्रॉम देम, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे पीजेंट्स को कंपेल करना शुरू कर दिया कि इसके बदले में तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। और कुछ जो किसान थे उन्होंने तो विलिंगली इस एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने मना कर दिया और इसके लिए अपने लॉयर्स को हायर कर लिया। जब उन्होंने लॉयर्स को हायर किया तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ठग्स को हायर कर लिया और वो जबरदस्ती लोगों से पैसा निकलवाने लगे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ठग हायर कर लिए, क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ पैसा बनाना जानते थे। उसके बाद काफ़ी जो पीजेंट्स थे उन्होंने साइन कर लिया, कुछ लोगों ने रजिस्ट किया, कुछ ने लॉयर्स एंगेज कर लिए और लैंडलॉर्ड्स ने ठग्स हायर कर लिए, एज आई टोल्ड यू। उसके बाद गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और वहां पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से मिलते हैं ताकि वो सारी की सारी जानकारी ले पाए। अब जब उन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल के साथ, जो लेफ्टिनेंट थे सुपरिटेंडेंट, उनके साथ एक मीटिंग करते हैं और उनके 4 लंबे लंबे इंटरव्यूज और मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद एक कमीशन बनाया जाता है जिसमें गांधी जी को भी लिया जाता है ताकि सारे के सारे फैक्ट्स निकाल लिए जाएं। उसके बाद जब गांधी जी बात करते हैं कि लैंडलॉर्ड्स को उनका पैसा लौटाना होगा, मान जाते हैं, लेकिन वो रजिस्ट करते हैं। जो लैंडलॉर्ड्स थे उनका एक रिप्रेजेंटेटिव बात करता है महात्मा गांधी जी से कि वो जितना भी पूरा का पूरा अमाउंट नहीं दे पाएंगे। गांधी जी 50% कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं कि नहीं, वी आर रेडी टू पे ओनली 25%। गांधी जी ही जस्ट ब्रोक दैट आइस और मान जाते हैं 25% पे। क्यों? क्योंकि गांधी जी पीजेंट्स को उस डर से निकालना चाहते थे। और जब वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स मान जाते हैं इस चीज के लिए कि वो 25% देने के लिए रेडी हैं, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट दे वर, इट सिंबलाइज द सरेंडर ऑफ द प्रेस्टीज, कि उनके अंदर जो एक गर्व था, एक घमंड था कि वी आर द लैंडलॉर्ड्स, वो सरेंडर कर रहे हैं और गांधी जी इस बात पर एग्री कर जाते हैं। अब हालात वहाँ थोड़े सुधरने लगते हैं। वहीं से गांधी जी जो थे वो सेवाग्राम आश्रम में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके ऊपर नज़र रखते हैं और गांधी जी जो हैं सेवाग्राम आश्रम में एक नोटिस पहुंचाते हैं या एक मैसेज कन्वे करते हैं कि वहाँ पर जितने भी पुराने टॉयलेट ट्रेंचेस हैं उनको भर दिया जाए और नए बनाए जाएं। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो स्मेल करना शुरू कर देंगे। अब जब गांधी जी सिर्फ पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उन चीज़ों को नहीं देख रहे थे, वो वहाँ पर कल्चरली और सोशली भी काम करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट, मोतिहारी, तिरहुत, इन सब में लोगों का जो सैनिटेशन है वो बहुत ही बुरी हालत में है। तो वो कुछ टीचर्स को वहाँ पर हायर करते हैं। तो महादेव देसाई और नरहरि पारिक वहाँ पर आते हैं अपनी अपनी वाइफ्स के साथ और वहाँ पर 6 प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब देवदास जो कि गांधी जी के सबसे छोटे बेटे थे वो भी आ जाते हैं। कस्तूरबा गांधी जी जो कि महात्मा गांधी जी की वाइफ थी वो भी वहाँ आ जाती हैं और लोगों को वहाँ पर पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी सैनिटेशन, इसके बारे में बताती हैं। गांधी जी देखते हैं कि वहाँ पर जो औरतें हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, आसपास जो डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर उनके जो पहनना ओढ़ना ये सब बहुत ही बुरी हालत में था। वो कस्तूरबा जी को कहते हैं कि वो उन लोगों से बात करें।
तभी जब कस्तूरबा जी किसी से बात करने लगती हैं, वो लेडी उनको अपनी हट में लेकर जाती है, अपने घर में लेकर जाती है और कहती है देखो ना तो कोई अलमारी है ना ही कोई कबर्ड है, जो साड़ी मैंने पहन रखी है मेरे पास वही है, इसी को धोती हूँ और इसी को पहन लेती हूँ। अब वहाँ पर हालात थोड़े ज़्यादा खराब थे। गांधी जी एक डॉक्टर से बात करते हैं जो कि रेडी हो जाता है वहाँ पर अपनी वॉलंटियर सर्विस देने के लिए। उस एरिया में सिर्फ 3 ही दवाइयाँ अवेलेबल थी, एक कैस्टर ऑयल, एक सल्फर ऑइंटमेंट और एक कुनीन की गोली। किसी की वाइट टंग है उसे कैस्टर ऑयल दे दिया, किसी को बुखार है उसे कैस्टर ऑयल प्लस कुनीन की गोली दे दी, किसी को स्किन की इचिंग वगैरह कुछ हो गई है तो उसे सल्फर ऑइंटमेंट और साथ में कैस्टर ऑयल दे दिया। बस ये 3 दवाई अवेलेबल थी। तो वो जो डॉक्टर आते हैं वो वहाँ पर अपनी मेडिकल सर्विसेज देते हैं। इसके बाद गांधी जी वहाँ पर सैनिटेशन के ऊपर काफ़ी वर्क करते हैं। अब गांधी जी कहते हैं कि जो चंपारण एपिसोड था वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग एपिसोड था। क्यों? क्योंकि वहाँ से उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज़ उठाई, साथ के साथ वहाँ पर जो पीजेंट्स थे उनके अंदर एक आस जगाई कि वो अपने लिए भी जी सकते हैं। वहीं से उन्होंने ये भी सीखा कि मेरी ही कंट्री में ब्रिटिशर्स मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो इस एपिसोड से इंडियंस को फ्री करना चाहते थे और चाहते थे कि जितने भी लोग हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। गांधी जी सेल्फ रिलायंस का लेसन देना चाहते थे वहाँ पर रहने वाले लोगों को। C.F. एंड्रयू जो कि एक इंग्लिशमैन था, वो गांधी जी का बहुत बड़ा फॉलोवर था। अब उनकी जो पोस्टिंग थी वो कहीं बाहर हो जाती है तो वो गांधी जी को फेयरवेल देने के लिए आते हैं, गुड बाय बोलने आते हैं। वहाँ पर जितने भी लॉयर्स थे वो आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि वो जानते थे कि C.F. एंड्रयू ही इज़ अ डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी जी एंड व्हेन दे टॉक तो C.F. एंड्रयूज बताते हैं कि वो गांधी जी के साथ काम करना चाहते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं और उसके बाद गांधी जी के पास जाते हैं कि C.F. एंड्रयू को अगर हम अपने साथ मिला लें तो। यह बात सुनकर गांधी जी बहुत गुस्सा करते हैं और उन लोगों को डांट लगा देते हैं और ये कहते हैं कि माना कि हम लोगों के पास पावर कम है, हम एक माइनॉरिटी में आते हैं, ब्रिटिशर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम एक इंग्लिशमैन को अपने साथ ले लेंगे तो क्या हम पावरफुल हो जाएंगे? नहीं, बल्कि ये हमारी कमज़ोरी दिखाएगा। तो इस एपिसोड से ये जितनी जो भी घटना घटी C.F. एंड्रयू को लेकर, उनसे सब जितने भी लोग थे उन्होंने एक ही चीज़ सीखी। क्या? सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द टू मेक द लाइफ ऑफ शेयरक्रॉपर्स बेटर। ये सब क्या था? ये बाउंड टुगेदर था, ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू।